Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 9th of February 2021. तो गाइज आज है तारीख 9 फरवरी 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा। सिंपल से आप लोगों को क्लिक करना है और जाकर इस चैनल को ज्वाइन करना है। देखो, अगर आप लोग को इस तरीके से चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली टेलीग्राम लिंक गिवन है, वो लिंक इसी चैनल का है, आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोग को डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर का वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली डिजिटल नोट्स मिल जाता है। ये सब आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है, तो जाकर ज्वाइन करना और इन सब चीज़ों को आप लोग अपने ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का मैप का क्वेश्चन है वो है अफगानिस्तान। तो आप लोगों को क्या करना है, मैप में अफगानिस्तान को जाकर देखना है कहाँ पे एग्जैक्टली इसकी लोकेशन है, किस किस से बाउंड्री शेयर करता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या है कि इंडिया ने अभी कोविड-19 के डोजेस को भेजा है अफगानिस्तान के अंदर। ओके, ना उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स है जो कि हम डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो प्रीलिम्स को हिट करता है, साथ ही साथ मेंस के लिए, सभी के लिए यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे। जो प्रीलिम्स से रिलेटेड न्यूज़ है वो तो कवर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ एडिटोरियल्स भी कवर करेंगे। तो न्यूज़पेपर एनालिसिस हमारा शॉर्ट तो रहता ही है, साथ ही साथ आपको कंप्लीट मिलेगा। जो काम की बात है वो यहाँ पर आपको बता दी जाएगी। नाउ जो पहला आर्टिकल है वो है उत्तराखंड डिजास्टर के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा 7 फरवरी को उत्तराखंड में डिजास्टर आया था, ग्लेशियल आउटबर्स्ट देखने को मिला, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह वो भी डैमेज हो गए। तो उसी के बारे में बताया गया है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था 100 लोग मिसिंग हैं और कम से कम 7 लोगों की मौत हुई थी, तो वो नंबर जो है बढ़ चुका है। अभी हम लोगों ने और भी लोगों की डेड बॉडी वहाँ पर देखने को मिली है। आप लोग देख पाओगे जो नंबर है वो 26 हो चुका है, यानी 26 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है और अभी भी 171 लोग मिसिंग हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा आप कह सकते हो नंबर है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि देखो, अभी यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि इस डिज़ास्टर की वजह से लॉस ऑफ लाइफ तो देखने को मिला है, साथ ही साथ फाइनेंशियल लॉस भी बहुत तगड़ा देखने को मिला है, क्योंकि करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स थे जो कि बर्बाद हो गए हैं वहाँ पर इस ग्लेशियल आउटबर्स्ट की वजह से, इस फ्लड की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया काफ़ी सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जो भी प्रोजेक्ट वगैरह थे वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे, उसी के दौरान ये हम लोग को आउटबर्स्ट देखने को मिला। तो बहुत सारे वर्कर्स दब गए, बहुत सारे वर्कर्स को यहाँ पे आप कह सकते हो परेशानियां हुई हैं, बहुत सारे वर्कर्स को रेस्क्यू कर लिया गया है, बचा लिया गया है, लेकिन बहुत सारे अभी भी मिसिंग है। तो ये है वहाँ की कंडीशन। ठीक है, आपको यहाँ पर मिल गया है एक अपडेट उत्तराखंड से रिलेटेड, क्या सिचुएशन आज के टाइम पर वहाँ पर चल रही है। नाउ बढ़ो दूसरे आर्टिकल की तरफ। यह है हमारा सेकेंड आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल पे बात करी गई है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोला गया जो केंद्र सरकार है वो बिल्कुल ओपनली बात करेगी, अभी भी तैयार है बात करने के लिए फार्मर से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा, इनके द्वारा बोला गया भाई प्रोटेस्ट आपका खुद का राइट है, हमारे संविधान खुद कहता है कि हाँ भाई प्रोटेस्ट आपका हक है, लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं कि भाई जो एल्डरली फार्मर्स हैं वो अपने घर पर जाएं, अपने घर पे रहें। एक बार आप लोग इन फार्म बिल्स को अप्लाई करके देख लो, एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लो, फायदा जरूर होगा। अगर कोई फायदा नहीं होता है, अगर कोई कमियां होती हैं तो इसको सरकार फिक्स करेगी। ठीक है, तो इनके द्वारा ये बताया गया। और दूसरी चीज इनके द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई कि भाई जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो भी कंटिन्यू रहने वाला है। देखो, बातचीत ये हो रही थी कि एमएसपी नहीं रहेगा, एमएसपी नहीं रहेगा, तो इनके द्वारा बोल दिया गया है कि भाई एमएसपी जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो अभी आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट को खत्म करिए। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके द्वारा ये सारी बातें बोली गई थी। तो अभी आप लोग देख सकते हो वही चीज़ हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। ये सब क्यों चल रहा है, ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि पिछले साल सितंबर में 3 फार्म बिल्स को पास करा गया था और उसी के रिगार्डिंग ये प्रदर्शन चालू हुआ और फिर ये सिचुएशन क्रिएट हुई। देन उसके बाद 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर भी हम लोगों ने काफ़ी सारा तमाशा देखा है ना। ना उसका नेक्स्ट आर्टिकल एक छोटा सा आर्टिकल है, ये पूरा आर्टिकल पेज नंबर 9 के ऊपर भी है, तो इसको हम लोग वहां तो डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्या कहना चाहता है। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नई टर्म्स को ऐड कर दिया, 2 नए वर्ड यूज करे गए, वो न्यूज के अंदर आ चुके हैं। वो नए वर्ड कौन कौन से हैं, एक है आंदोलन जीवी, दूसरा है एफडीआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। तो देखेंगे इनका क्या मतलब है।
और यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा आगे। पेज नंबर 9 के ऊपर एक आर्टिकल है, वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। नाउ आते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे। पेज नंबर 2 के ऊपर देखोगे एक फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड आर्टिकल है, 2-3 फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड है, 2-3 पॉलिटिकल रिलेटेड आर्टिकल है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। पेज नंबर 3 के ऊपर आप लोग आओगे, यहाँ पे एक आर्टिकल आप लोग को दिख जाएगा नीचे की साइड, वो ये वाला है। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट एक चीज है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको तो हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ न्यूज देख लेते हैं क्या बोलती है। तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि भाई जो भी पार्क्स वगैरह का इस्तेमाल होता है अनरेगुलेटेड तरीके से, ठीक है, गलत तरीके से पार्क्स वगैरह का जो पार्क है हमारे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर एनजीटी बोल रही है, ठीक है। एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसने भाई ऑर्डर दिया किसको? डीपीसीसी को। डीपीसीसी कौन है? दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट यही है कि एनजीटी क्या होता है, क्योंकि पहले भी इससे क्वेश्चन बन चुके हैं और आने वाले टाइम पे भी चांसेस हैं। नाउ चलो डिस्कस करते हैं एनजीटी के बारे में। टेलीग्राम पर आपको इसके डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले देखें तो एनजीटी कौन से पेपर में आता है, तो यूपीएससी में जीएस पेपर 2 और 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से एनजीटी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि कंजर्वेशन, ट्रिब्यूनल, स्टैट्यूटरी बॉडीज, तो इसके अंदर आपको ये एनजीटी देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये 2010 का एक्ट है। इसका काम ये है, या फिर हम कह सकते हो इसको हम लेकर आए थे ताकि एनवायरमेंट है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें, फॉरेस्ट को हम लोग बचा सकें, कुछ अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। उसलिए हम इसी वजह से हम लोग एनजीटी को लेकर आए थे, यानी एक तरीके से एनवायरमेंट के लिए एक काम करता है। जब हम इस बॉडी को लेकर आए थे तो इंडिया ऐसा तीसरा कंट्री बन चुका था जिसने ये एनवायरमेंट को लेकर स्टेप उठाया था। इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी ऐसा काम कर चुके थे, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया ने भी ये काम किया ना। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एनजीटी के, आप कह सकते हो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इसके साथ साथ न्यू दिल्ली के साथ साथ यहाँ पर इसके ढेर सारे ब्रांचेस हैं। वो कहाँ कहाँ पर हैं? भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में इसके अदर 4 ब्रांचेस है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये एनजीटी के बारे में एमसीक्यूज में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नाउ आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। पेज नंबर 8 पे वही आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि हमने अभी पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया। उत्तराखंड से रिलेटेड आर्टिकल है, ये हमने अभी डिस्कस किया है। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं ये भी हम लोगों ने अभी के अभी डिस्कस किया है, थोड़ी देर पहले, है ना। फिर उसके बाद जो हाँ एक आर्टिकल अपना मिस हो गया है, ये वाला, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हुआ क्या है, नए लेबर कोड्स जो कि आने वाले हैं। कि देखो हुआ क्या था, हम लोगों ने नए फार्म लॉज को लॉन्च किया था, ठीक है, नए फार्म लॉज लाए थे। उसके बाद नए लेबर कोड्स भी लाए गए थे, ठीक है, जो भी हमारी लेबरर है उसके लिए नए कोड लाए गए थे। तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग बताया जा रहा है अभी आने वाले टाइम में इन लेबर कोड्स को हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ बोला गया है कि भाई ये जो वर्क करेगा, यानी जो मजदूर है वो काम करेगा, सप्ताह में 4 दिन जो है सिर्फ और सिर्फ वर्किंग डेज होंगे। सप्ताह में 4 दिन वर्किंग डेज के साथ साथ उन लोगों को कुछ उनका मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह भी दिया जाएगा, ठीक है। उनका जो भी मेडिकल चेकअप वगैरह है वो भी वहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से वर्कर्स को काफी ज्यादा रिलीफ देने की बात करी गई है इन लेबर कोड्स के अंदर। नाउ पेज नंबर 9 के ऊपर आओगे, यहाँ पर अगेन उत्तराखंड के बारे में बताया है, डिजास्टर के बारे में। तो आप लोग देख पाओगे बेसिकली कुछ बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, ग्लाइकोलॉजिस्ट हैं, इनके द्वारा ये कहना है कि भाई ये कोई ग्लेशियल लेक नहीं था, ये कोई ग्लेशियल आउटबर्स्ट नहीं था, ये एक लैंडस्लिप था, यानी एक बर्फीला पहाड़ एकदम से टूटा और जाकर वो ज़्यादा ऊंचाई पे था, उसमें टूटा, वो पानी बनकर आया। फिर उस तरीके से यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि सब सिचुएशन जाके क्रिएट हुई है, ना कि ये ग्लेशियल बर्स्ट था। आने वाले टाइम में हम लोग को और भी ढेर सारे आर्टिकल्स इसी के रिलेटेड देखने को मिलेंगे, हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन कुछ सिचुएशन यहाँ पर देख लेते हैं क्या हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन को हम लोग देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर बर्बादी हुई है। ये आप लोग 3D मैप देख पाओगे उत्तराखंड का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें उत्तराखंड के अंदर चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फ्लैश फ्लड देखने को मिला है। और यहाँ पे आप देखोगे कौन कौन से प्लेसेस पर ये बर्बादी देखने को मिली है, जैसे कि जोशीमठ हो गया, रैनी और रिंगी। और सबसे बड़ी बात आप देख पाओगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अफेक्ट हुए हैं, जैसे कि पहला यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा था, नीचे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था 13.2 मेगावाट का एक ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, वो बर्बाद हो गया।
तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट चल रहा था, वो भी बर्बाद हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे जोशी मठ में, आप कह सकते हो यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी बर्बाद हुई हैं। और तपोवन विलेज में भी 2 लोग मिसिंग हैं और काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है। रैनी विलेज में, रिंगी विलेज में, सब जगह पर कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है। तो आज के टाइम पर काफ़ी सारा डिस्ट्रक्टिव आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा हो चुका है ये उत्तराखंड का फ्लड। और आने वाले टाइम पे हम देखते रहेंगे कितना ज़्यादा लॉस हुआ है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अपडेट के मामले में मिलती रहेंगी। ठीक है, जितना भी अपडेशन होगा वो आपको ये न्यूज़पेपर एनालिसिस में मिलता रहेगा। नाउ इस आर्टिकल की हमने बात करी थी पेज नंबर 1 पे, मैंने बोला था 9 पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर ने 2 नए टर्म्स का इस्तेमाल किया है, 2 नए वर्ड का इस्तेमाल किया है। पहला है आंदोलन जीवी और दूसरा है न्यू काइंड ऑफ एफडीआई। ठीक है, तो ये बेसिकली किन के लिए वर्ड का इस्तेमाल किया है? जो प्रोटेस्टर्स होते हैं उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया गया है। और प्रोटेस्टर्स कौन से? जो कि हर प्रोटेस्ट के अंदर मिल जाते हैं, चाहे कोई सा भी प्रोटेस्ट चल रहा हो कंट्री के अंदर, उन्हें बस घुसने से मतलब है, वहां पर राइट बनाने से, दंगा करने से मतलब है। तो उन प्रोटेस्टर्स के लिए बताया गया कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने 2 वर्ड यूज करे। एक है आंदोलन जीवी, दूसरा है एफडीआई, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। ओके, तो यहां पर इनके द्वारा ये बोला गया, ये एक नया टाइप के प्रोटेस्टर्स है, नई ब्रीड है इनकी, जो कि हर प्रोटेस्टिंग के अंदर दिखेंगे। जहां पर भी कहीं भी प्रदर्शन चल रहा होगा तो ये लोग वहां पर नजर आएंगे सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। ओके, ना उसके बाद पेज नंबर 10 के ऊपर आते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो कि हम लोग डिस्कस करें। हाँ, नीचे आप लोग देख पाओगे 1 2 3 ये 3 आर्टिकल हैं, लेकिन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से हाईलाइट नहीं करे गए। यहाँ पर बताया गया जनरल वीके सिंह जी के द्वारा कि जो एलएसी है वहाँ पर इंडिया पूरी तरह से डिप्लॉय रहेगा, पूरी तरह से आप कह सकते हो सतर्क रहेगा, क्योंकि चाइना की सिचुएशन वहाँ पर देखने को मिलती है। खैर, ये आर्टिकल पुराना हो चुका है, हमने काफ़ी बार इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर यहाँ पर बताया गया यूपीएससी को लेकर, सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट नॉट टू बी रिजिड विद यूपीएससी एस्पिरेंट्स। ठीक है, यहाँ पर बताया गया आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो भी यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, अभी यहाँ पर बात करी गई थी कि जिन लोगों के एग्जाम छूट गए थे वो एग्जाम होंगे, तो उसी के बारे में बताया गई कि भाई जिनकी एज लिमिट है, जिनका एलिजिबिलिटी, जिनकी जो भी एलिजिबल होगा वही एग्जाम दे पाएगा, लेकिन जो एलिजिबल नहीं होगा वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। ठीक है, यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है भाई एलिजिबिलिटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये बोला जा रहा है जिसने भी पिछले 4 अक्टूबर को पेपर दिया है वो इस बार अगर देगा तो उसका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आप देख पाओगे वुड नॉट एक्सटेंड टू दोज हु हैव नाउ क्रॉस द एज ऑफ एलिजिबिलिटी। जिसने एलिजिबिलिटी क्रॉस कर दी है, जो पेपर देने लायक नहीं है उसको नहीं दिलवाया जाएगा, जो पेपर देने के लिए एलिजिबल है उसको वहां पर दिलवाया जाएगा। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे, यहाँ पे बताया गया जो ट्विटर है, उसने ट्विटर से बोला गया है लगभग 1178 अकाउंट्स को हटाने के लिए। ऐसा हम लोग पहले भी कर रहे हैं कि अभी भी कर ही रहे हैं। आप लोग देख पाओगे कि जो सरकार है उसने काफ़ी सारे अकाउंट्स को बैन करवाया था, लेकिन बहुत सारे अकाउंट्स को वापस से रिस्टोर कर दिया गया था। नाउ फिर से यहाँ पर गुहार लगाई है कि काफ़ी सारे अकाउंट्स को बैन करा जाए। ओके, ना उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 11 12, ये पूरा एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड पेज है, किसी काम का नहीं है। नाउ पेज नंबर 13 के ऊपर आएंगे। यहाँ पर आपको पहला आर्टिकल दिखेगा ये वाला म्यांमार इशू को लेकर। अभी यहाँ पर म्यांमार के अंदर बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। म्यांमार के अंदर क्या हुआ है, म्यांमार के अंदर मिलिट्री कूप देखने को मिला है। यही सेम पिक्चर मैंने आपको मॉर्निंग के अंदर टेलीग्राम पर सेंड कर दिया था। ठीक है, तो म्यांमार के अंदर प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो किस तरीके से जो लोग हैं वहाँ के प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है? म्यांमार में एक पॉलिटिकल पार्टी चलती थी एनएलडी नाम की, तो वहाँ पर उनकी लीडर थी ऑंग सुन सुई की, जिनकी आप लोग यहाँ पर पिक्चर देख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी लीडरशिप ये चली रही थी, अच्छी खासा डेमोक्रेसी चल ही रहा था म्यांमार के अंदर, कि आ गया मिलिट्री कूप। अब यहाँ पे मिलिट्री ने अपने हाथ में कंट्रोल कर रखा है। मिलिट्री ने क्या करा, कूप यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया। बोला कि यहाँ पर तख्ता पलट क्यों करा, इसके पीछे का रीजन ये है कि मिलिट्री के द्वारा बोला गया है जो ये इलेक्शन हुए थे पिछले साल नवंबर के टाइम पर, जिसमें ये ऑंग सुन सुई की जीती थी। ठीक है, तो वो इलेक्शन ज़्यादा सही तरीके से नहीं हुए थे, वहाँ पर गड़बड़ी थी उनके द्वारा बोला गया, और उसी के चलते तहत जो मिलिट्री है उसने ये मिलिट्री कूप देखने को मिला, यानी तख्ता पलट देखने को मिला, और मिलिट्री ने अपने हाथ में ये सारी चीज़ें कर ली हैं। ठीक है, ये आप देखोगे 1 फरवरी पे क्या सिचुएशन क्रिएट हुई थी, फिर उसका 3 फरवरी को क्या सिचुएशन क्रिएट हुई थी। लगभग
देखो ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी यहाँ पर 50 साल तक मिलिट्री कूप रहा है, तख्ता पलट यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो मिलिट्री है उसके राज में म्यांमार रहा है, पूरी तरह से कंट्रोल करा है मिलिट्री ने पिछले कई सालों में। लेकिन अभी हम बात करें पिछले कुछ 10 ही सालों से जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी आई थी, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज करके यहाँ पे फ्री फ्री तरीके से जो है चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब वो चीज़ें फिर से वैसी हो चुकी हैं, यहाँ पर मिलिट्री ने अगेन इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है और यहाँ पर उसी के लिए लोग बाहर आ चुके हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। आप देखोगे बहुत सारे सपोर्टर हैं ऑंग सान सुई के, ठीक है, तो इनके बहुत सारे सपोर्टर हैं ये, और यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप लोग देखोगे, ट्विटर पे देखोगे, ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है आज के टाइम पर, ठीक है। रैलीज निकल रही हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है सड़क पे आ चुके हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मिलिट्री कूप नहीं आना चाहिए, मिलिट्री अपने हाथ में कंट्रोल नहीं करेगी किसी भी कंट्री को, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये था म्यांमार का इशू, ये अगेन मैंने आप लोगों को कंप्लीटली समझा दिया है क्या है ये क्या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, बात करी जा रही है श्रीलंका के बारे में, ठीक है। देखो श्रीलंका का आप कह सकते हो कितना ज़्यादा हरामीपन है आप कह सकते हो क्यों। देखो श्रीलंका में हुआ क्या है, अभी हम लोग इंडिया के लिए, श्रीलंका ने अभी इंडिया को एक प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया। मैंने काफ़ी बार अभी डिस्कस किया है, अभी पिछले 3-4 दिन से हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि भाई एक एग्रीमेंट साइन करा गया था कि जो इंडिया है वो अपना एक प्रोजेक्ट डेवलप करेगा श्रीलंका के कैपिटल कोलंबो में, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या कि भाई श्रीलंका ने मना कर दिया, जो राजपक्सा सरकार है वहाँ की उसने मना कर दिया कि भाई इंडिया नहीं करेगा, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करवाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो ये सिचुएशन सही है। लेकिन यहां पर दूसरी तरफ देखोगे चाइना अपना डेवलपमेंट कर रहा है, तो श्रीलंका जो है चाइना का जितना भी डेवलपमेंट है उसको क्लियर कर रहा है। चाइना जितने भी प्रोजेक्ट लगाना चाहता है श्रीलंका के अंदर वो सब क्लियर कर रहा है। लेकिन इंडिया जो भी प्रोजेक्ट लगाना चाहता है श्रीलंका के अंदर जिससे कि हम लोग आपस में बायलैटरल कोऑपरेशन बढ़ सकें, लेकिन यहाँ पर इंडिया को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस हैं वो काफ़ी तेज़ी से डाउन जा रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। और अगर इंडिया चाइना श्रीलंका चाइना के रिलेशंस देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। एक रीज़न ये भी है, चाइना ने बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगा दिए हैं श्रीलंका के अंदर। खैर चाइना की हरकतें ये हैं जैसा पाकिस्तान के कर रहा है, पाकिस्तान को खैर आप कह सकते हो कि इतना पैसा दे दिया है, इतना पैसा दे दिया है चाइना ने कि पाकिस्तान कभी उतना पैसा नहीं लौटा सकता, और जो बोलेगा चाइना वही करेगा। तो इस तरीके से डेट ट्रैप में चाइना को फंसाने की आदत है, ठीक है। तो यहाँ पर श्रीलंका के साथ भी कुछ हम लोग को यही हाल देखने को मिल रहा है धीरे धीरे। ओके ना, उसके बाद आज का जो हमारा आप कह सकते हो प्रीलिम्स रिलेटेड का आजकल प्रीलिम्स वाला लास्ट आर्टिकल है वो यहाँ पर बात करी गई है। बिजनेस रिलेटेड आर्टिकल है, इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्या बताया गया यहाँ पर। देखो जो हम 5G ट्रायल्स ला रहे थे, 5G सर्विसेज ला रहे थे, उसके अंदर डिले हो चुका है, उसमें देरी हो चुकी है। नाउ जो 5G सर्विसेज लाई जा रही थी 2021 के अंदर, नाउ अब यहाँ पर थोड़ी कमियों की वजह से डिले हो चुका है। ये 2021 यानी इस साल की एंड तक आ सकता है या फिर अगले साल की शुरुआत तक यहाँ पे हम लोग को ये 5G सर्विसेज देखने को मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी आर्टिकल आपको लिए नहीं है। और फिर अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल्स की तरफ। नाउ ये है हमारे कुछ आज के एडिटोरियल, ठीक है। तो 9 फरवरी के एडिटोरियल हैं और फिर इसका हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे। जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जो करंट डे के एडिटोरियल होंगे उनका हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे, और जो प्रीवियस डे के एडिटोरियल्स होंगे उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने कल के एडिटोरियल्स का ओवरव्यू लिया था, उसको आज हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, और जो आज के एडिटोरियल्स का ओवरव्यू लेंगे वो हम कंप्लीटली कल को एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे क्या होगा, रिवीजन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। एडिटोरियल की हेडिंग देख के आप लोग समझते रहोगे कि हाँ भाई क्या सिचुएशन चल रही है। नाउ जो पहला एडिटोरियल है यहाँ पर बात करी गई है उत्तराखंड डिजास्टर के बारे में। उत्तराखंड के अंदर ग्लेशियल आउटबर्स्ट देखने को मिला। नाउ किस तरीके से हम लोग अपने हिमालय को ट्रीट कर सकते हैं वो यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। तो उत्तराखंड बेसिकली हम लोगों को मालूम है, हमने अभी काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है क्या वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुई है। नाउ सेकंड आर्टिकल यहाँ पे म्यांमार के इशू के बारे में है। तो दिल्ली म्यांमार का इशू मैंने आप लोगों को कंप्लीटली अभी पढ़ाया है, ठीक है। वहाँ पे मिलिट्री कूप आया है, वही सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी बिल्कुल डिस्कस किया है म्यांमार के इशू के बारे में, ठीक है। तो एडिटोरियल में वही चीज़ दे रखी है। नाउ उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये वाला है आज का जो हमारा थर्ड एडिटोरियल। इसमें क्या ओवरव्यू लें, इसमें यहाँ पर बात ये करी जा रही है कि भाई जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर है उसके ऊपर हम लोग को फोकस करके चलना पड़ेगा, ठीक है।
क्यों है कि कोविड 19 की वजह से हम लोगों को मालूम चल गया है कि कंट्री का हेल्थ सेक्टर बहुत ही ज़्यादा खराब है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ, आप कह सकते हो हेल्थ सेक्टर, हम लोग को कंट्री ने, कोविड 19 ने सबकी औकात दिखा दी है एक तरीके से बोले तो, ठीक है। तो सबका हेल्थ सेक्टर डाउन पहुंच चुका है, तो हम लोग को ज़रूरत है हम हेल्थ के सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, उसके ऊपर पैसा खर्च करें, अपने जो जीडीपी है कंट्री का उसका एक अच्छा खासा अमाउंट हम लोग अपने हेल्थ सेक्टर के ऊपर लगाएं, तो इससे काफ़ी सारे बेनिफिट हम लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बात करी जा रही है यानी कि बेसिकली हेल्थ केयर को हम लोग किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, उसी के बारे में बात करी जा रही है, किस तरीके से हम लोग को खर्चा करना चाहिए हेल्थ केयर की तरफ ना। उसके बाद पेज नंबर 7 के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर आज ये 4th एडिटोरियल देखने को मिलेगा। बात यहाँ पर करी गई है कि बजट के बारे में। ये जो बजट आया है अभी आप लोगों को मालूम है 1 फरवरी को बजट आया था, हमने डिटेल में डिस्कस किया था, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। नहीं देखिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है बजट वीडियो के नाम से, आप जाकर उसको देख सकते हो। तो बात यहाँ पे करी गई है एनवायरमेंट के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया। कहीं कहीं पर आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारी प्रकृति के अंदर उसको छोड़ दी गई हैं, उसके ऊपर फोकस देना चाहिए था, उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर भी खर्चा करना चाहिए था, लेकिन हमारे बजट के अंदर इन चीज़ों को छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर बात करी गई है एनवायरमेंट को लेकर, एक तरीके से बजट में एक लूप होल निकाला है, कमी निकाली है कि भाई एनवायरमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए था, जो कि बजट के अंदर नहीं करा गया है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देखोगे, ये लास्ट एडिटोरियल है आज का। यहाँ पर बात करी जा रही है जो कोविशील्ड की एफिशिएंसी है वो काफ़ी तेज़ी से इंप्रूव हो रही है। इंडिया के अंदर आज के टाइम पर 2 वैक्सीन है जो कि चल रही हैं, एक है कोवैक्सीन और दूसरी है कोविशील्ड। तो ये दोनों ही वैक्सीन काफ़ी अच्छी मात्रा में दी जा रही हैं, और अगर हम बात करें तो इसके अंदर से जो ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा एफिशिएंसी से भरपूर है, वो है कोविशील्ड वैक्सीन, ठीक है। तो कोविशील्ड काफ़ी बेटर तरीके से आज के टाइम पर काम कर रही है, काफ़ी लोगों को यहाँ पर दे चुके हैं हम लोग, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। खैर आर्टिकल में इतना दम नहीं है, ये वाला आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि आज के एडिटोरियल्स क्या क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि आप लोगों को क्लियर भी हो गए होंगे ना। अब हम लोग कल वालों को एक्सप्लेन करते हैं, ताकि हमारा जो कल वाले एडिटोरियल है उनका रिविजन हो जाए, ठीक है, कि किस तरीके से कल वाले एडिटोरियल को यहाँ पर पोस्ट करे गए थे उसको हम लोग डिटेली एक्सप्लेन करते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे। नाउ ये है हमारे कल के एडिटोरियल्स, इनका रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, दोनों ही आर्टिकल कहीं ना कहीं अटैच हैं, लेकिन सबसे पहले ये वाला मैं आपको बता देता हूँ क्या कहना है। इसके अंदर बहुत सारी फालतू की चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़नी है। हुआ क्या यहाँ पर, अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 फरवरी को बजट आया हमारा। बजट के अंदर जो है काफ़ी सारा हम लोगों ने पैसा लगाया है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, अब की बार हमने काफ़ी अच्छी तरीके से पैसा लगाया हर चीज़ के अंदर। बात करें रेलवे, बसेस, मेट्रो, सभी जगह के लिए पैसा लगाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो हमारा आप कह सकते हो बजट है उसमें फिस्कल डेफिसिट देखने को मिल रहा है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है एक तरफ से रेवेन्यू, एक तरफ से एक्सपेंडिचर। मतलब कि सरकार की जो इनकम है, रेवेन्यू मतलब इनकम यानी कमाई जो है वो कम है, ठीक है, माइनस में है, और जो एक्सपेंडिचर है, खर्चे जो हैं वो हैं प्लस के अंदर, यानी सरकार की क्या हो जाए या फिर किसी का भी। अगर हम लोग बात करें फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि इनकम कम हो जाए और एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। और इनकम कैसे जनरेट कर सकती है सरकार, आप लोगों को मालूम है इनकम जनरेट करती है सरकार टैक्स के थ्रू। और टैक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स होता है और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप ये दोनों भी आपको क्लियर होंगे। डायरेक्टली जो पे करा जाता है, इनडायरेक्टली जो कि हर कोई पे करता है। डायरेक्ट टैक्स जो है आप कह सकते हो हर कोई पे भी नहीं करता और अलग अलग फॉर्म्स में पे करवाया जाता है, यानी जो अमीर है वो अलग टैक्स पे करता है, जो गरीब है वो अलग। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये सभी लोग बिल्कुल सेम पे करते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। इस तरीके से जो है सरकार अपना पैसा कमाती है, जनरेट करती है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाओगे जो खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं आज के टाइम पर। अगर हम बात करें कमाई सरकार की कम हो चुकी है, तो ये बताया गया कि आज के दिन पे अगर हम देखें तो फिस्कल डेफिसिट 9% के आसपास है। और उसके बाद हम लोगों का ये करना है कि इसको कम करके हमें 6% करना है, और फिर आने वाले टाइम में, आने वाले 4-5 साल में हम लोगों को इसको 4% कर देना है। तो यही कंसर्न है, यानी कि इस आर्टिकल के अंदर बताया गया। चिंता वाली बात है, देखो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा लगाया है, बजट के अंदर डिस्कस भी किया है हम लोगों ने, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत अच्छा पैसा लगा रहे हैं, सभी जगह पर हमने अपना आप कह सकते हो खर्चा भी बढ़ाया है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट भी साथ ही साथ देखने को मिल रहा है, जो कि एक चिंता वाली बात है, उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके,
ना उसका नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे ये वाला देख पाओगे, यहाँ पे बात करी गई है एमपीसी के बारे में। देखो आरबीआई की जो एमपीसी पॉलिसी है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये कमेटी है एक जो आरबीआई के अंडर में आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में, जो कि ये डिसाइड करती है जो महंगाई का रेट क्या होना है, इन्फ्लेशन वगैरह, ठीक है, महंगाई कैसी होनी है। तो यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी डिसाइड करा जाता है। नाउ इन्होंने डिसाइड किया कि भाई जो महंगाई है वो बिल्कुल अनचेंज होगा, जो पहले डिसाइड करा गया है। पहले डिसाइड करा गया था रेट 4+-2, यानी कि महंगाई जो है कम से कम 4 रहेगी या फिर बढ़कर 6% हो जाएगी, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकती। तो वो यहाँ पर जो इन्होंने डिसाइड किया, बोला अनचेंज, यानी कि जैसा पहले चल रही थी महंगाई वैसे की वैसी रहेगी, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है, कोई गिरावट कोई बढ़ावट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, आपको टेलीग्राम पर इसके बारे में नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक कमेटी है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। आरबीआई का गवर्नर का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर। ये लोग डिसाइड करते हैं रेपो रेट को लेकर, यानी इंटरेस्ट रेट। रेपो रेट मतलब क्या होता है, देखो ये हो गया हमारा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये हो गई हमारी बाकी सारी कमर्शियल बैंक्स। जब आरबीआई लोन देता है, ठीक है, किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो वो एक रेपो रेट लेता है, ठीक है। तो वो क्या लेता है, एक रेपो रेट। तो रेपो रेट यहाँ पर ये आरबीआई जब देगा, और जब जो है कमर्शियल बैंक को, जब कमर्शियल बैंक वापस से यहाँ पर आरबीआई को देगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, यानी जो रेपो रेट है उसका वापस से रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देगा, सारी बैंक को पैसा देगा, तो फिर क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा आएगा, वो लोग कस्टमर को देंगे, जो कस्टमर होंगे वो मार्केट में जाएंगे, सामान खरीदेंगे, तो इससे इकोनॉमी कहीं ना कहीं ग्रो होगी। लेकिन जब कमर्शियल बैंक के पास से वापस से पैसा जाएगा आरबीआई के पास, तो कहीं ना कहीं पैसा भी कम होगा मार्केट के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई, आप रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात कर रहे थे एमपीसी की। तो एमपीसी के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पर 4 बार ये एक साल में कंडक्ट करवाई जाती है इसकी मीटिंग, और ये जो रेट्स हैं इनको डिस्कस करा जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एमपीसी का, मेन ऑब्जेक्टिव है भाई जो बिजनेस साइकिल है उसको एक स्टेबलाइजेशन देना, या जो प्राइस हैं उनको स्टेबिलिटी पे लाना, यानी जितने भी प्राइस वगैरह हैं उनको एक रीजनेबल प्राइस बना देना, लोग अफोर्ड कर सके, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ काम करना, और जितने भी रेट हैं उनको स्टेबल करना। एमपीसी के अंदर कौन कौन यहाँ पे मेंबर्स हैं आज के टाइम पर आप लोग देख सकते हो, शक्तिकांता दास जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, फिर उसके बाद मृदुल सागर हो गए, मिचेल पत्रा, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे जयंत वर्मा, आशिमा गोयल और शशांक भिड़े। तो यहाँ पे ये लोग हैं जो कि आज के टाइम पर एमपीसी के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे एमपीसी के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। नाउ बढ़ते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल था जो कल वाला, वो यहाँ पर बात करी जा रही है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बारे में। बात ये करी जा रही है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है कि भाई अभी क्या होगा, ये लोग आपस में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, ठीक है, व्यापार को बढ़ाएंगे। लेकिन आर्टिकल के अंदर ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है भाई पहले आप यूरोपियन यूनियन की हालत तो देख लो, उसकी हालत तो आज के टाइम पे खराब है, तो आप उससे क्या व्यापार करोगे, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में आप लोग देख पाओगे काफ़ी सारी कंट्रीज आती हैं, इसके अंदर से अभी यहाँ पे जो ब्रिटेन है वो बाहर निकल चुका है, और जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट का मतलब ही यही है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर से ब्रिटेन का बाहर निकलना, उसे बोलते हैं ब्रेक्जिट। ब्रिटेन ने चाहा कि भाई हम लोग बाहर निकल कर अपने दम पर करके देखेंगे, ज़्यादा बेटर होगा ये सारी चीज़ें। लेकिन आज के टाइम पर देखें तो हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, बहुत सारी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ की और ब्रिटेन की भी। तो यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा भाई इंडिया ने डिसाइड किया, भाई वो प्लान करा है उन्होंने कि भाई इन्वेस्टमेंट और ट्रेड वगैरह करेंगे यूरोपियन यूनियन के साथ। लेकिन भाई आप लोग को ट्रेड करने से पहले जान लेना चाहिए यूरोपियन यूनियन की क्या हालत है आज के टाइम पर। रियलिटी अगर देखें तो कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है सभी कंट्री की। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ब्रिटेन की बात करें, सभी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। एक ज़माना था कि यूरोपियन यूनियन के जो आप कह सकते हो जीडीपी थी वो यूनाइटेड स्टेट की तरह थी, यूनाइटेड स्टेट से भी अच्छी थी। लेकिन हम बात करें काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी यूनाइटेड स्टेट से। आज के टाइम पर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी है वहाँ की जीडीपी वगैरह, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। दूसरी बात कोविड-19 आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया कि भाई आप ट्रेड करने से पहले इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस जरूर दे लेना। नाउ पेज नंबर 7 के ऊपर ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आप लोग देख सकते हो। बात करी गई है इंटरनेट शटडाउन के बारे में, ठीक है। यानी कि अभी आप लोग देख पाओगे कि गवर्नमेंट, हमारी सरकार ने जो है काफ़ी सारे लोगों के ट्विटर अकाउंट्स को बैन करवाया था। अभी हम लोगों ने इस आर्टिकल को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वापस से ट्विटर ने इन अकाउंट्स को रिस्टोर कर दिया। तो ये बोला जा रहा है कि जो सरकार है ये एक आप कह सकते हो ये कोई तरीका नहीं है कि इंटरनेट शटडाउन करके आप लोग जो है चीज़ों को बैलेंस कर पाओ। चीज़ों को अगर बैलेंस करना है तो आप लोगों को दूसरा स्टेप उठाना पड़ेगा, ना कि आपको इंटरनेट शटडाउन करने पड़ेंगे, लोगों को लोगों के ट्विटर अकाउंट को हटाना पड़ेगा। या फिर कहीं कहीं पर ऐसा होता है जैसे जम्मू कश्मीर वाले एरिया में आप लोग देखोगे लगभग काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 साल बाद
जो है वापस से इंटरनेट आया है, तो उसी को लेकर यहाँ पे आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि बोला ये जा रहा है कि एक ये कोई तरीका नहीं है कि भाई आप लोग इंटरनेट शट डाउन कर दोगे, क्योंकि आप लोग देखोगे एग्रीकल्चर वगैरह जो प्रोटेस्ट चल रहा है सिंघू बॉर्डर पर, वहाँ पर भी इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया गया था। उसके बाद आप लोग देख पाओगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत टाइम तक, कम से कम 223 दिन तक जो है इंटरनेट को बंद करा रहा था। तो वहाँ पर आप समझ सकते हो कि लोगों की कैसे परेशानी हो रही होगी, क्योंकि आज के टाइम पर आप लोग फोकस करते हो डिजिटल इंडिया की तरफ। कोविड-19 की वजह से सारा एजुकेशन ऑनलाइन चला गया है और आप लोगों ने वहाँ पर इंटरनेट ही बैन कर रखा है। 2G नेट में क्या हो रहा है, तो आज के टाइम पर उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। हालांकि अभी यहाँ पर रिस्टोर कर लिया गया है सब कुछ, तो बताया गया भाई ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको सोल्यूशन निकालना है तो इसके लिए आपको एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा, अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, नए नए फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ेंगे, तभी आप लोग चीज़ों को टैकल कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आप डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ोगे और साथ ही साथ इंटरनेट शटडाउन को करोगे, तो वहाँ पे ये कोई सिचुएशन सही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ये भी बोला गया है इस आर्टिकल के अंदर, इंटरनेट शटडाउन की कैटेगरी में देखें तो आज के टाइम पर इंडिया जो है वो सबसे नंबर 1 पर है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन देखने को मिलता है। उसका सीरिया वगैरह जैसी कंट्री आती हैं जहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा है। तो इंडिया की यहाँ पे आप कह सकते हो ज़्यादा अच्छी हालत नहीं है अगर हम बात करें इंटरनेट शटडाउन के मामले में। उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला गया बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस देखने को मिलता है, बहुत सारा आप कह सकते हो घाटा देखने को मिलता है इंटरनेट शटडाउन करने की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं आज के टाइम पे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो इंडिया को बहुत सारा लॉस भी देखने को मिला है, लगभग 20,000 करोड़ रुपए का लॉस देखने को मिला है 2020 में। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है इंटरनेट शटडाउन को लेकर। उसी को लेकर यहाँ पर ये भी आपको कह सकते हो कार्टून पिक्चर भी दिया गया है कि भाई जो ट्विटर अकाउंट है लोगों के वो बैन कर दिए जा रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम पर तो उसी को लेकर यहाँ पर ये बताया गया है। नाउ इसी के साथ होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।